जो थोड़ा छूट गया था 4 से लेकर 10 सितंबर तक। अब देखो एक बात ध्यान रखना, अभी तक जितने भी करंट अफेयर से मकारी कर ली, सितंबर अक्टूबर से करंट अफेयर्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज जो होता है, लगभग 80% जो करंट अफेयर्स आएगा पीसीएस में, वो आपको ये सितंबर अक्टूबर के बाद वाला करंट अफेयर्स आएगा। हो सकता है कुछ करंट अफेयर्स पुराने आए, जैसे कि आपका अगस्त के, जुलाई के, लेकिन सबसे पीक टाइम ये अक्टूबर के बाद से आना शुरू होता है। तो अब थोड़ा सा करंट अफेयर्स को ठीक से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी हेल्थ यूनिवर्सिटी, कहते हैं कि एक ना होम्योपैथी पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक उन्होंने कि वर्ल्ड हेल्थ समिट जो है वो ऑर्गेनाइज की है। तो कहाँ की है? दुबई, ईरान, जापान या सऊदी अरब? अच्छा दिख रहा है। चलो दुबई में आपका ये हुआ है। लेकिन ये होता है होम्योपैथी के बारे में ये कहा जाता है कुछ कंट्रोवर्सीज है होम्योपैथी के साथ। पहले दुबई है कहाँ पे, किस देश में दुबई है? यूएई, ये तो पता ना, यूएई में, ठीक है। तो होम्योपैथी के साथ समस्या क्या है ना कि जो एलोपैथी वाले बोलते हैं होम्योपैथी कोई दवा वो इलाज ही नहीं होता। कुछ कंट्रीज ने होम्योपैथी को बैन लगा रखा है कि उनको हम अलाउ नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने होम्योपैथिक प्रैक्टिस के ऊपर बैन लगाया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन इंडिया में तो अलाउड है, खैर इंडिया में तो चल ही रहा है, आयुष के माध्यम से होता है। आयुष क्या होता है? हाँ, कौन से डॉक्टर्स हैं वो? ए फॉर आयुर्वेदिक, यू से वाई से हाँ यूनानी, ठीक है ना, इस तरह से योगा, वाई से योगा, ठीक है। इस तरह से आयुष डॉक्टर जो कि नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उन्हें आयुष डॉक्टर कहते हैं। हाँ, सिद्धा, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब थीम क्या है? डिजीज कॉज बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले रोग। आप लोग यूज करते हैं होम्योपैथी कभी? होम्योपैथी ना 2-3 का एक काम के बहुत अच्छी है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, स्किन की डिजीज के लिए बहुत अच्छी है। एलोपैथी के पास नहीं है इस चीज का ज्यादा तोड़। Who has unveiled a book called Science Behind सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार की पुरस्कार किसने अनावरण किया है? बताओ। किरण देसाई, अमृता प्रीतम, विक्रम सेठ और मंजूपार कालू भाई। विक्रम सेठ नाम सुना है? विक्रम सेठ कौन है? कौन है विक्रम सेठ? सुटेबल बॉय राइटर है, सुटेबल बॉय राइटर है, ठीक है। किरण देसाई, अमृता प्रीतम, ये सब राइटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ये हैं ये दूसरे हैं। ये है मिनिस्टर ऑफ आयुष मंजूपारा महेंद्र भाई कालू भाई हैज एनेबल्ड बुक टाइटल साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इन्होंने इसका किया हुआ है, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसने जो किताब को जो है कंपाइल किया हुआ है। किसने? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने इस किताब को कंपाइल किया है कि सूर्य नमस्कार के फायदे क्या हैं और साइंस क्या है। और इनके जो मिनिस्टर साहब हैं, ये मंजूपारा महेंद्र भाई कालू भाई, इन्होंने इसको किया हुआ है, ठीक है। As per the latest figure from the IMF, which country is the 5th largest economy? India. अब इंडिया से आगे कौन है? 5वें नंबर पे है ना इंडिया। तो चार कौन है? चाइना, यूएसए, चीन। चाइना हो तो चाइना चीन कितना कर अरे फिर से चलो फिर से, अरे देखो नहीं इधर, चलो इधर देखो, ठीक है। चलो यूके हो गया। यूके कैसे हो गया? यूके तो हराया है हमने। ये मान जाओ ना कि नहीं आता यार, मान जाओ ना क्यों नहीं आता। सीधे बोलो ना, तुक्के मार रहे हो, मुझे भी कर रहे हो। चलो देखो, पहले सुनो, पहले है अमेरिका, देन चाइना, ठीक है, फिर आपका जापान एंड जर्मनी, ठीक है। चाइना भी तो आ गया इसमें, चाइना सेकंड है ना, चीन सेकंड नंबर पे है, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, देन आपका इंडिया 5वें नंबर पे है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जीडीपी का पूरा कैलकुलेशन, जीडीपी पर कैपिटा नहीं है, जीडीपी सब मिलके हम लोग, चूंकि हम लोग इसलिए आ गए कि हम लोग खूब सारे पैसा नहीं, हम लोग हैं भी तो 130 करोड़ लोग ना, तो 130 करोड़ लोगों ने मिलकर जो प्रोडक्शन किया, आपस में कुछ भी ट्रांजेक्शन किया, उसका कंबाइंड कलेक्टिव है। अब हमने हराया किसको? जो हमसे 20 गुना छोटा देश है, ब्रिटेन। तो ये हमें कोई राइट असेसमेंट, हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि हम चलो यहां तो पहुंचे, लेकिन अभी बहुत कुछ हमें करना बाकी है, ठीक है। अब देखो जापान कितना छोटा देश है, हमसे आगे है, ठीक है। और पर कैपिटा में इंडिया की रैंक 122 आउट ऑफ 190 कंट्री है। ये है इंडिया, इसलिए पर कैपिटा
ठीक है, गरीबी यहां पे किस लेवल की है। इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर है? नाइट लाइट, हाँ ठीक है, नाइट स्काई सेंचुरी का मतलब क्या है? लद्दाख नहीं है और ये है, ठीक है। यहां पर बैठ कर आप नजारे देखिए, आप अंतरिक्ष को पढ़िए। और क्यों लद्दाख में ही क्यों है? हाइट थोड़ी सी है, ठीक है बेटा, एकदम हाइट है। एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी अरब कंट्रीज में बहुत सफल हुई, अरब कंट्रीज में काफी सफल हुई। क्यों? अरब कंट्री हाइट में कहां है? स्काई क्लियर रहती है, ठीक है, गर्म देश है, वहां बादल नहीं है, और जब बादल नहीं होते तो आपको बहुत साफ सा दिखाई देता है पूरा, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी जो है वहां से एक जो स्टार्ट हुई है, और इसको भी इसलिए रखा गया कि हाइट पे रहेंगे तो वो बेहतर एक व्यू देख पाए, ठीक है। और एक नया, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि मेडिकल टूरिज्म, इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म भी स्टार्ट हो गया है, और इसको बढ़ावा देने के लिए चल रहा है कि लोग जैसे कि मान लो लद्दाख जाते हैं, अभी तो लद्दाख क्या सोचते हैं कि चलो भाई बाइक से चलते हैं लद्दाख, लोगों के अंदर बड़ा क्रेज होता है, खासकर ये पहाड़ी लोगों को, कि बाइक से बैठ कर लद्दाख चले जाएंगे, एक घूम के आएंगे, एडवेंचर हो जाता है। अब उसी चीज को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म की अब इसको भी देखने आई है। कुछ लोग जो होते हैं जिनके अंदर होता है, हमारे मोहल्ले में एक है, उन्होंने एक टेलीस्कोप ले लिया, मंगाया, तो मैंने खूब देखा, चांद को देखा, टेलीस्कोप में देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था चांद, ठीक है। तो ये चीज है। Which is the venue of 30th Southern Zonal Council meeting, जो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद है, इसकी मीटिंग कहां हुई है? हाँ तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। 30वीं साउदर्न जोन कौन से है? साउथ की, ठीक है। जोनल मीटिंग क्यों होती है? ये एक होता है इंटर स्टेट काउंसिल, एक होता है जोनल काउंसिल। इसमें से कौन सी ऐसी है जो कि आपकी संवैधानिक संस्था है? इंटर स्टेट, ठीक है, ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है। इंटर स्टेट काउंसिल्स ये हैं संवैधानिक, जोनल काउंसिल संवैधानिक नहीं है। पर्पस लगभग दोनों का बराबर है कि 4-5 जो स्टेट्स हैं आपस में मिलकर, जो हमारे जो उनके आप साउथ में हो रही है तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आपस में जो डिस्कस कर रहे हैं, जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। ये रहता है, ये पॉलिटी का सवाल है आपका, ठीक है। और इसमें जो है अमित शाह जी ने एक अध्यक्षता की है, एक बंदा होना चाहिए जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ठीक है, जो ठीक है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स इन हाउ मेनी स्टेट्स? बल्क ड्रग पार्क, ठीक है। पहले बताओ ये है क्या? बल्क ड्रग पार्क क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है पहले? यार ऐसा है ना कि ये चीज 3 स्टेट्स में है, लेकिन इसका मतलब है कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट्स के अंदर यहां पर चल रहा है जगह। इसका मेन मकसद क्या है कि जितना भी हमारा जो ये ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग है, ड्रग्स, इसको हमें और बढ़ावा देना है। अब चूंकि अगर आप देखोगे, अभी कोई भी दवाई आप उठा के देखो जो घर में खाते हो, उसका देखना मैन्युफैक्चरिंग कहां पर है, तो या तो वो हिमाचल प्रदेश की होती है या तो गुजरात की होती है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 2 सेंटर्स, बड़े सेंटर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं, और यहां पर जेनरिक मेडिसिन बहुत मिलती है भाई। अब मुझे ये बताओ कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं? जो लो कॉस्ट होती है, गवर्नमेंट के द्वारा। और अच्छा आंसर, टेक्निकल आंसर क्या? जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। नहीं, बस जो कि जिनका लाइसेंस खत्म हो चुका होता है, जो पेटेंट जो है एक्सपायर करने के बाद जो दवाई बनती है, जैसे मान लीजिए आपने कोरोना की वैक्सीन बनाई, किसी ने बना ली, ठीक है। जब भी कोई दवाई बनाएगा और नया मॉलिक्यूल बनेगा, देखो समझना इस बात को, क्योंकि ये सवाल आपको मेंस में आ सकता है। जब भी कंपनी रिसर्च करके किसी दवाई के ऊपर एक कोई मॉलिक्यूल बनाती है, मेन मॉलिक्यूल ही होता है ना, वो वही बीमारी होती है, बाकी तो अलग चीज होती है। तो मेन मॉलिक्यूल, और वो अगर यूनिक मॉलिक्यूल है तो पेटेंट एजेंसी उनको पेटेंट करा देती है कि हाँ भैया तुमने इतनी मेहनत करके इसको बनाया है, तो तुम अब फायदा भी उठाओ। तो लगभग 14 साल के लिए वो दवाई जो है सिर्फ बेचने का अधिकार उसी कंपनी को होता है, तो उसने रिसर्च की है। अब वो खुद बेच सकती है या अपने जो जिसको वो ऑथराइज करे उसके माध्यम से दवाइयां बेच सकती है वो, ठीक है। 14 साल के बाद ये जो पेटेंट एक्सपायर कर जाता है। अब क्या होता है,
अब कोई भी कंपनी जो है वो दवाई बना सकती है वाले, सरकार का जो छोटा मोटा जो परमिशन लेने के बाद अगर वो बना सकते सक्षम है, जैसे पैरासीटामोल है, जब पैरासीटामोल अब देखो 50 तरह के पैरासीटामोल है, और डोलो 360-650 आया, बड़ा फेमस हुआ, लोगों ने खा खा के बना दिया। अब हिट क्यों हुआ ये डोलो 650? क्योंकि डोलो के अंदर पैरासीटामोल है, वो सिर्फ पैरासीटामोल, लेकिन पैरासीटामोल का 650 mg वो है। अब यहाँ पे गेम समझना है, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम। सरकार ने कानून बनाया है कि अगर पैरासीटामोल 500 mg तक होगी तो आप इस हद से ज्यादा रेट नहीं बढ़ा सकते। 500 mg तक होगी। इन्होंने स्मार्टली काम किया, उन्होंने दवाई बनाई डोलो 650 और उसके अंदर पैरासीटामोल की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी। अब सरकार की रेंज से बाहर आ गए। अब उसको उन्होंने बड़े प्यार से डॉक्टरों को बेचा, डॉक्टरों को मतलब डॉक्टर से कांटेक्ट किया और डॉक्टरों ने रिकमेंड किया, लोगों ने खुद भी खरीदा, क्योंकि उस समय कोरोना का टाइम चल रहा था। लोगों को लगता था कि हमारा जो है गर्मी वही बुखार बढ़ ना जाए, तो उन्होंने डोलो इतना खरीदा कि हजारों करोड़ की दवाइयां डोलो 650 के रूप में बिकी हैं वो। अब कहने को टेक्निकल सही है, तो जो कंपनी बना रही है दो पैरासीटामोल उसने इन्वेंट नहीं किया, वो लाइसेंस के बाद उसने स्टार्ट किया। समझ ना गया? जेनेरिक मेडिसिन और लाइसेंस मेडिसिन, जेनेरिक और मॉलिक्यूल बेसिस, ये इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपको जन औषधि केंद्र में जो मिलती दवाइयां वो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं। सरकार बार बार कहती है कि जेनेरिक मेडिसिन पिलाओ क्योंकि सस्ती पड़ती हैं। कभी आपने खाया है दवाइयां वाली? खाया करो यार, मैंने खाई है, सस्ती पड़ जाती है, बहुत सस्ती पड़ती है, ठीक है। अब आपका बस ये बोलते, एक पॉइंट बस नेगेटिव बोल देता हूं उसके अंदर, कुछ लोग ये बोलते हैं कि इसके अंदर एफिशिएंसी खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एफिशिएंसी इतनी भी खराब नहीं होती है। अगर मान भी लेते हैं, चलो मान भी लेते हैं, वैसे तो नहीं है लेकिन मान तो बस 5-10% का ही फर्क होगा, ज्यादा फर्क होगा नहीं, लेकिन पैसे का बहुत अच्छा खासा फर्क है। और ये मोदी जी का, मैं तो हमेशा जब जब ये बात आती है मैं बोलता हूं कि मोदी जी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जन औषधि, क्योंकि लोगों को सस्ती दवाई चाहिए थी। प्रॉब्लम क्या है, वहां पर अमीर आदमी तो है, अमीर आदमी दवाई ले रहा है, गरीब आदमी जाने को तैयार नहीं है। पता आपको अजीब से मैंने एक ट्रेंड देखा, मैंने कुछ मेरे जानने वाले हैं जो जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, मैंने बोला कि भाई जाके तुम दवाई खरीद लिया करो वहां से। अरे नहीं सर, हम तो डॉक्टर को दिखा के देंगे, बिल्कुल मतलब दवाई वाली लेंगे जो मॉलिक्यूल वाली है। मैं सस्ती तो है, अरे मोदी जी का भरोसा थोड़ी ना है। तो लोगों का साइकोलॉजिकली एक होता है कि सस्ता है तो लेना ही नहीं है, कदर ही नहीं करना। बताओ मोदी जी भी क्या कर लेंगे। तो आप हिमाचल प्रदेश को देखो, आंध्रा को देखो और गुजरात को देखो, हमारे ये मैन्युफैक्चरिंग हब हैं 3। Who has been appointed as the Director General of News Services Division of All India Radio? खास नहीं है, बस पढ़ लेंगे इसके अंदर। ये है वसुधा गुप्ता है ये, ठीक है, वसुधा गुप्ता है, ये सवाल पूछा नहीं आएगा। According to the Center for Monitoring Indian Economic Data, in which state has the lowest unemployment rate? सबसे कम बेरोजगारी दर कहां है, किस राज्य के अंदर है? छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, झारखंड। सबसे कम है छत्तीसगढ़ के अंदर। क्यों आपने बोला असम? लग रहा था लेकिन नहीं है। देखिए समझते हैं, छत्तीसगढ़ हैज द लोवेस्ट 0.4%, सेकेंड नंबर मेघालय है, ठीक है 2%, फिर महाराष्ट्र 2.2, फिर गुजरात और उड़ीसा 2.6% है। और ज्यादा कौन से हैं? सबसे ज्यादा है हरियाणा में 37% लगभग, मतलब 37% लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। फॉलो बाय जम्मू कश्मीर और फिर देन गुजरात, राजस्थान। यूपी बीच में ही है यार, यूपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में रहता है ना, कम में रहता है, मैंने देखा यूपी बीच में रहता है, वो भी नीचे से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। दो चीजें मैंने जोड़ रखी यहाँ पे। सवाल था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम कहाँ है, तो उसका आंसर तो है छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये मैंने इसलिए 2-3 कर दिए कि आपको सीक्वेंस अगर लगाने वाला सवाल आ जाए तो सीक्वेंस कर पाओ। टॉप 3 तो याद रखना चाहिए आपको। तो आपका हो गया छत्तीसगढ़, मेघालय, ठीक है। फिर कहा कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कहां पर, तो वो है हरियाणा के अंदर, देन फॉलो बाय जम्मू कश्मीर। 2 चीज आप याद कर लो कम से कम, ठीक है। 2 सवाल आपके बन गए। अब मैं तीसरा सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते क्या है, कैसे बता दीजिए एक आधा मुझे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? नीड्स चेंज हो जाए, जैसे कि मान लो पहले था कि टाइपिस्ट की जरूरत काम होती थी, अब टेलीकॉलर की मालूम होता था। अब मान लो टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि अब कंप्यूटर अपने आप कॉल कर दे तो टेलीकॉलर की जॉब खाली हो गई। तो स्ट्रक्चर, जब सिस्टम में स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो हो जाए। कुछ होते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या होता है?
हाँ मतलब एक खेत में 10 लोग काम करने की जगह है 25 लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर। अब सबको लगता रहा कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ से कुछ प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। 10 लोग जितना कर रहे थे वो उतना ही कर रहा था, 25 लोग का तो उतना ही कर रहे हैं, बल्कि कम ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सवाल एग्जाम में आते हैं। अगर इसको इकोनॉमिक्स जोड़ लोगे तो टाइप्स ऑफ वो पूछ लेगा, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। करंट जोड़ोगे तो ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोइंग इंडिया, इंडियाज एयर ट्रैफिक विल ग्रो अबाउट 7% बाय विच ईयर। बोइंग ने कहा है कि भैया हमारा जो है ट्रैफिक जो है जहाज में बैठने वाले लोग 7% तक हो जाएंगे, मतलब 7% तक। वो लगभग कब तक? 2040 तक। 40 तक में 7% हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, इतने लोग यात्रा करेंगे, 7% लोग यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। देखें क्या जहाज में बैठे हो आप लोग? नहीं बैठे अभी तक? बैठे ना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसीव रिवाइज डाउनवर्ड द फुल ईयर ग्रोथ फोरकास्ट टू अ लो फ्रॉम 7.5%। क्या कह रहा है कि इंडिया ने पहले बोला कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% होगा, अब उसको हमने करेक्शन करके नीचे ला दिया है। कितना नीचे लिया है? लगभग 6.8% है। पहले 7.5% बोला था, अब बोल रहा कि नहीं गलती हो गई हमसे, 6.8 हो गया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिवाइज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिवाइज किया है। देखो अलग अलग लोग देते हैं, सरकार अलग करती है, इकोनॉमिक सर्वे अलग करता है, वर्ल्ड बैंक अलग करता है, IMF अलग दिखाता है, एशियन डेवलपमेंट अलग बताता है। ठीक है, तो ये इस चीज के ऊपर सवाल आपके कई तरह बनेंगे। तो जब भी आप अपना नोट्स तैयार करना तो टेबल तैयार करना, और सब जो रखे अपनी वो बोल रहे हैं उनको आप कर, क्योंकि सबका होता वही है। इसने 6.8 बोलेगा तो पता लगा IMF आया उसने बोला 6.6, वर्ल्ड बैंक ने बोला 6.9, तो होता क्या वो याद नहीं रहता, इसलिए थोड़ा टेबल बना के काम करना। ठीक है, और हमारे SBI के चीफ सौम्यकांत तिवारी, ठीक है। शेख अली पास अवे रिसेंटली, कौन थे ये? शेख अली हिस्टोरियन, शेख अली हिस्टोरियन थे। ठीक है, ये शेख अली, बी शेख अली। और आपका ना एक वो होता है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस होती है, तो उसमें ये 47 सेशन के अंदर ये प्रेसिडेंट बने थे ये। ठीक है, कर्नाटक के रहने वाले हैं थे। मतलब इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस इनोवेशन एंड लेसन्स पेपर रिटन बाय, एक पेपर लिखा गया है इसका नाम है इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस इनोवेशन एंड लेसन्स। किसने लिखा है? WTO, यूनेस्को, WIPO और वर्ल्ड बैंक, इनमें से किसने लिखा है? वर्ल्ड बैंक ने लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने लेटर जारी किया हुआ है, मतलब लिख के रिसर्च लिखी होगी कि हाँ भैया क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, वर्ल्ड बैंक में लिखा हुआ है। ठीक है, और पता ही ना वर्ल्ड बैंक का और IMF का मतलब क्या है, फर्क क्या है? वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और दोनों ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। और कब हुआ था ब्रेटन वुड? 45 में तो हाँ 45 स्टार्ट हो गया था। ठीक है, वो ब्रेटन 45 में हुआ था। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पिंटोला। पिंटोला खाना है इतना का। ठीक है, सुनील छेत्री इसके हैं। ठीक है, एक होम ग्रोन फूड ब्रांड है, हैज गॉट ऑन बोर्ड स्कीपर ऑफ इंडिया, ये छेत्री है। ठीक है, पिंटोला कंपनी, सॉरी पिंटोला कंपनी, खाने को ही उन्होंने घर से खाना बनता है उसका होता है। ठीक है, पता नहीं सुनील छेत्री कौन है? ठीक है, कैप्टन है। और वर्ल्ड में तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा गोल किया इन्होंने, रोनाल्डो और मेसी से बस पीछे हैं बस ये, मतलब लेजेंड है अपने क्षेत्र के ये। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन ई-गवर्नेंस पोर्टल? समर्थ, समर्थ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने इसको स्टार्ट किया, ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ। इट विल प्रोवाइड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल अपडेट्स इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंट्रेंस एग्जाम, अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम 5 स्टेट, ये सब मिला के एक प्लेटफॉर्म पे सारी इंफॉर्मेशन मिल सके आप लोगों को उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून है। ठीक है, गए उत्तराखंड आप लोग? घूम गए? कहाँ गए थे? बस उसके बाद शुरू होता है उत्तराखंड, मेन तो उत्तराखंड उसी के बाद शुरू होता है। हाँ, वो तो प्लेन में आता है। हाँ वही है, गंगोत्री में अच्छा बताओ, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? बोले गोमुख से निकलती है, भागीरथी निकलती है। गंगा वो बाद में बनती है, ठीक है ना? हाँ, तो भागीरथी निकलती है, ये मत बोलना गंगा निकलती है वहां से, वो बाद में वो जगह है। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट है, भागीरथी कौन है पता है ना? भागीरथी कौन था? हाँ, भगवान शिव की प्रार्थना की थी उसने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज। अब पहले समझते हैं इस बात को, इस शब्द का मतलब समझते हैं। इसका शब्द दो जोड़े हैं, वेंचू
और राइस, लेकिन वेंचर से वेंचर कैपिटलिस्ट आता है, वेंचर से वेंचर कैपिटलिस्ट। अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? सर ये जो लोन्स देते हैं जिन्हें 10 लाख से मतलब कि कुछ इसका रेंज होता है। दो शब्द हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर, दो होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने कहा कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको अगर बस पैसे नहीं है, बैंक वाले तो लात मार के भगा देंगे आपको, क्योंकि बैंक का अपना कहानी अलग होती है, क्योंकि प्रोडक्ट अभी आया नहीं है तो बैंक से बेकार होता है। तो आप जाते हो ऐसे लोगों के पास जो लोग आपके सपने पर, आपकी बात पर बिलीव करें और पैसा लगाएं। अब इसके बदले में वो दो चीज कर सकते हैं, या तो वो बोलें कि ठीक है मैं पैसा लगा रहा हूं, मुझे इतने रिटर्न्स चाहिए, ठीक है, हर महीने हर साल में इतने रिटर्न चाहिए, या आपका कंपनी का 30% 40% जो है मेरा हिस्सा, ठीक है, जो भी आपको सही लगे तो आप फैसला करते हो। तो जो कंपनीज काम करती हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट रूप में काम करती हैं, जो मतलब कंपनी जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, जो एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे तो उन्हें बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। किसी कंपनी ने पैसा लगा दिया, ठीक है। और एंजल इन्वेस्टर का मतलब है कि एक बंदा कोई इन्वेस्टर कर दे, जैसे कि आप रतन टाटा के पास गए, रतन टाटा ने आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसे कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल का मतलब क्या? फरिश्ता, फरिश्ता बन के आया आपके जीवन में। तो ये यूपीएससी में सवाल आ चुका है, वेंचर कैपिटलिस्ट का सवाल पूछा गया था कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, तो ये तो वेंचुराइज यहां से आया हुआ है, ठीक है। तो ये किस राज्य ने स्टार्टअप किया हुआ है? कर्नाटक। टू रिवॉर्ड एंड सपोर्ट स्टार्टअप्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड सेक्टर्स। कैश प्राइस दिया है USD $1 लाख, इसका मतलब है 80 लाख, 80 या 81 लाख हैं। शार्क टैंक वो भी वही है, एंजल इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर हैं, ठीक है। बस फर्क यह है कि जब कंपनी लगाती है तो वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, और अगर बंदा कोई सिंगल लगा रही है, वहां सिंगल लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। देखते हो आप लोग? अभी देखा है? थोड़ा बहुत देखा ही होगा, अभी आने वाला है। न्यू क्रैब स्पीसीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यू एक नया तरह का ना केकड़ा, क्रैब केकड़ा होता ना, केकड़ा, उसका नाम है, क्या नाम है यार? घटियाना देवियाना हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? घटियाना देवियाना। अब नाम सुन के आपको समझ में आएगा, बिहार नहीं समझ में आएगा आपको, कर्नाटक समझ में आएगा आपको, क्योंकि नाम सुनो ना, देखो घाट से घटियाना, घाट, ठीक है, और द्रविड़ से और द्रवियाना साउथ वाला आ गया, ठीक है। नाम ऐसे पढ़ते हैं कि आप अगर आप नोमेनक्लेचर देखोगे ना, लोगों के नोमेनक्लेचर मतलब किसी चीज में नाम कैसे पढ़ते हैं, तो किसी साइंटिस्ट के पीछे के नाम उसको रिस्पेक्ट करने के लिए दे दिया जाता है। तो वेस्टर्न घाट में मिला, ठीक है, जहां पर ये एक गोपाल कृष्ण हेगड़े ने, जो एक वाइल्ड लाइफ एंथुसियासिस्ट है, फोटोग्राफर है, उन्होंने घटियाना दिव्याना का एक फ्रेश वाटर क्रैब है, ये मतलब साफ पानी में रहता है, ये फ्रेश वाटर क्रैब है, छोटे डेप्थ में रहता है, फोटो अच्छी है, ये कलरफुल फोटो है, ठीक है। लोग क्रैब खाते भी हैं, मैं तो खा ही ना पाऊं भाई क्रैब, सी फूड खाते हैं, चलता बहुत है। लोग तो ऑक्टोपस खा जाते हैं यार, ऑक्टोपस खा जाते हैं। अगर जेलीफिश खाओगे तो क्या होगा? अच्छा बताओ, जेलीफिश खा सकते? जेलीफिश मर जाओगे, जेलीफिश मत खा लेना ठीक है, जेलीफिश फिश नहीं होती है। अब मैं पूछूंगा आपसे, आगे साइंस मेरे मुझ पे तुम पता है, मजाक कर रहा हूँ, मैं सवाल ही पूछ रहा था कुछ आप लोगों से, ठीक है। सिल्वर फिश क्या होगी बताओ? कैटल फिश, सिल्वर फिश नहीं है। आपके जो अलमारी के अंदर छोटे कीड़े होते हैं वो सिल्वर फिश होते हैं, उन्हें कहते हैं। सवाल पीसीएस में आता है, वो 4-5 नाम बोल देगा कि इसमें से एक्चुअल फिश कौन सी है इसके अंदर, ठीक है, एक्चुअल फिश कौन सी है, हाँ ठीक है। विच स्टेट सी, हाँ सी हॉर्स नहीं होता, वो ऐसे दिखता है वो ऊपर, और लेकिन उसका एक खास होता है, वर्टिकली वो करता है, ऐसे करता है, मूवमेंट करता है। सब मछली सबसे पहले शुरुआती हमारे जीवों में से आए हैं, ठीक है। विच स्टेट और यूटी टू होस्ट फर्स्ट एवर माउंटेन बाइसाइकिल वर्ल्ड कप? माउंटेन बाइसाइकिल यानी कि वो आपका पहाड़ों पर जिस तरह साइकिलिंग होती है ना, उससे, लद्दाख ही है। लद्दाख पुलिस ने इसको स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, लद्दाख पुलिस ने इस चीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, साइकिलिंग वाला, इस तरह का साइकिलिंग वाला है ये, ठीक है। मजा आता है यार इसमें तो। गया इंडिया होस्ट फर्स्ट, ठीक है, ये जो कि फर्स्ट है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, चूंकि फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 सितंबर से होगा, ये मान लो चाहिए 4 सितंबर हो गया आप तो चैंपियन बन गया कोई ना कोई, अगले करंट अफेयर चैंपियन बताऊंगा कौन बना अब सवाल अगला,
पोषण अभियान, विच स्टेट हैव टॉप्ड नीति आयोग रिपोर्ट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान। अगर नीति आयोग क्या करता है, तो नीति आयोग देखो इस तरह की रिपोर्ट जारी करता है, एडवाइस देता है, गाइडेंस देता है कि तुम ये कर लो। अब तो स्टेट नीति आयोग बनने आ रहे हैं। स्टेट हर राज्यों का है, 4-5 स्टेटों ने बोला है कि आप हमारे जो एक्सपर्टीज है वो आप हम स्टेट वाइज देखेंगे। तो ये सवाल अच्छा है आपके सिविल सर्विसेज के लिए, इस पर नजर रखेंगे हम लोग मेंस पे जब जाएंगे, क्योंकि ये GS2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जब तक आपका मेंस आएगा तब तक ये स्टेट नीति आयोग 4-5 स्टेट्स ने ये बोला हुआ है, क्योंकि इन नीति आयोग के पास अपने एक्सपर्ट पैनल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जैसे यूपी हो गया, कुछ और स्टेट्स ने, उन्होंने कहा था कि आपका जो एक्सपर्ट्स हैं वो आप हमारे यहाँ भेजो तो हम अपनी इकोनॉमी को और बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है, हाँ सही है। अब इसमें नीति आयोग ने बोला कि पोषण अभियान को जो हम कराएंगे भाई, तो इसमें क्या है, टॉप बोला है इन्होंने, कौन सा है, अब मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ ऐसे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एक सवाल आपको देखना होगा, मैं अभी सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज कहां पर हैं, इंडस्ट्रीज, और सबसे ज्यादा GDP किस राज्य की है? महाराष्ट्र, और रजिस्टर्ड ने भी महाराष्ट्र ही है। सेकंड नंबर तमिलनाडु आता है इंडस्ट्रीज के लिए। सवाल आया हुआ है, अब मुझे देखना, सवाल जब आया 3-4 साल पहले आया था, तो मुझे उस समय का सवाल याद आ रहा है। आप देखते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट की रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज और सबसे बड़ी GDP, तो 2-3 आप जो रैंक है उसका याद रखना। ठीक है, ये सवाल आया हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र का नाम आ गया तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है। तो उसमें गुजरात भी ऑप्शन था, हमें लगता है अच्छा गुजरात की हमें एक इमेज बनी हुई है, यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत सारी होंगी, लेकिन महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज वगैरह में। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। हाँ, एक बल्कि मैंने पढ़ा था कि कहीं पर कि ऐसा महाराष्ट्र में गांव है जहां पर मिलेनियर का गांव है, वो मिलेनियर का गांव है। ठीक है, उसमें 2 लोग हैं जो गरीब है, बाकी सभी। और हैरानी की बात यह कि ये शुरू से कोई रईस गांव नहीं था, एक नेता आया, वो प्रधान बना, उसने कुछ चीज़ों पे से काम किया, पानी, रिसोर्सेज और इस तरह पे काम किया, तो जाके हाँ, तो मतलब है कि एक अच्छा लीडर आपको मिल जाए तो बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। एक लीडर होना, पंचायत लीडर था, प्रधान टाइप का था वो। यार लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीडर चाहे सोसाइटी हो चाहे परिवार हो, परिवार में देखो जिस परिवार के अंदर कोई लीडर होता है, पापा के रूप में, मम्मी के रूप में, या बड़ी भाई बहन के रूप में, तो सही है, नहीं तो गाइडेंस के अभाव में तो आदमी बस भटकता रहता है। अब क्या आ गया, सुरेश रैना ने रिटायरमेंट लिया भाई, वो किस टीम में खेला करते थे? चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, चलो। विच स्टेट हैज बिकम टू हैव द, क्या है, फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज? मॉडिफाइड बायो विलेज। त्रिपुरा का दासपुरा। Tripura became the first state in India to have the first modified bio village. The Daspara village of Tripura is converted into a nature-based lifestyle and livelihood. समझना इस बात को, क्या बोल रहे हैं कि अब हम नेचर से ऑर्गेनिक सब रहेंगे, जीवन जिएंगे। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, 64 फैमिलीज हैं खाली इसके अंदर। ठीक है, लेकिन सिर्फ जो नेचर में होगा, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो इंडिया का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज गाँव बन गया है। ये पहला है तो इंपॉर्टेंट है, पहला है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अमूमन जो है वो एग्रीकल्चर या फिशरीज के ऊपर करते हैं। ठीक है, अच्छा, एनिमल एग्रीकल्चर के अंदर ही फिशरीज का आ जाता है, मत्स्य पालन आ जाता है। ठीक है, दोनों रहता है। जिस तरह से एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आता है, तो उसमें खेती बाड़ी को जोड़ा जाता है इसके अंदर। और एनिमल हस्बेंड्री वाला आप बताओ मुझे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP, इन तीनों में से एनिमल हस्बेंड्री वाला आर्टिकल कहाँ मिलेगा आपको देखने को? DPSP में मिलेगा। हाँ, बिरजू शाह हैज पास अवे रिसेंटली, जो जुड़े हुए थे किस स्पोर्ट से? वो थे आपके बॉक्सिंग से। ठीक है, बिरजू शाह जुड़े हुए थे, एक्स बॉक्सर थे, जल्दी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने
मेडल जीता था बिरजू शाह ने। डिंको सिंह भी खत्म हो गए थे यार काफ़ी यंग एज में यार, ये भी जल्दी खत्म हो गया। भारत जोड़ो अभियान कांग्रेस पार्टी का है, क्या जानते हो उसके बारे में आप बताओ? केरल से वो कन्याकुमारी जाएंगे, उल्टा उल्टा है, कन्याकुमारी से कश्मीर जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर, ठीक है। भारत जोड़ो है, लगभग 12 राज्यों से हो गए, लगभग 4-5 महीने का पूरा ये यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की है ये। बाकी ये तो पूछेंगे नहीं, खैर इतना मुझे मुश्किल लग रहा है लेकिन ऐसा सवाल एक आया था यूपीएससी में, जब उन्होंने पूछा था गौतम बुद्ध के बारे में, जब मैं पढ़ा रहा था लोगों को कि गौतम बुद्ध के कहाँ पर उन्होंने 4-5 राज्य, जैसे कहाँ पैदा हुए, कहाँ पर उनको ज्ञान मिला, कहाँ पर उन्हें शिक्षा दी और कहाँ पर खत्म हुए। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे वो रहे, ठीक है। देखते हैं, मुझे पता नहीं, पढ़ा नहीं। Who has been awarded with the International Travel Award 2023 for Best Destination for Culture? Best Destination for Culture? हाँ, वेस्ट बंगाल। अच्छा, इस पहला अवार्ड मिल गया है। और पटवा पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने एक मतलब दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। खैर वेस्ट बंगाल में घूमने लायक क्या है, जैसे एग्जाम्पल बताओ एक आधा। हावड़ा ब्रिज। पहले आप लोग अपना शहर तो घूम लो, अपना शहर घूम चुके हो? ये अपना शहर एक दिन संडे वनडे को ये पे घूम के आ जाओ, ठीक है। इसी चक्कर में पिछले संडे गए थे सर, वो दरवाजा घूमने के लिए कि अब लखनऊ में होके मैंने ये देखा। कौन सा? वो रूमी दरवाजा। वो इतनी पिक्चरों में आता है, वो अभी पिक्चर आई विक्रम वेदा, उसके अंदर भी पता आपको, सब लगभग जितनी पिक्चरें हॉलीवुड बॉलीवुड की बनती हैं यूपी के अंदर, वो रूमी दरवाजा वो दिखाई देता है। वो वहाँ पर स्पेस है। और अच्छा, बड़े एक्टर तो ही हैं, कुछ उनसे बड़े एक्टर भी दिख जाएंगे रात शाम को, वो टिकटॉक वाले। वो एक ही काम होता है, रात को अगर आप गाड़ी से, मैं रात को 11-12 बजे आ रहा था कार से, मैं देखता हूँ कि 2-3 लड़के बकायदा गाड़ी को उन्हें उस रूमी दरवाजे के सामने ऐसे क्रॉस करके खड़ी की हुई है, और बस वही अपना टिकटॉक वाला बन रहा है इन लोगों को यार। तो वो तो बड़ा रूमी दरवाजा इंपॉर्टेंट है। तो कभी आप लोग भूल भुलैया रूमी दरवाजा एक दो बार चक्कर मारी लो, कम से कम कोई ये तो ना करे आपको कि आप रहे और देखा ही नहीं आपने। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, अभी पैसा देके जाना पड़ता ना, समझ में आता। और अगर भूल भुलैया में खो जाओ तो मैं आपको रास्ता बता रहा रहेगा, जितने रास्ते मैंने ऊपर चढ़ते चले जाना, जितने रास्ते मिले, अगर कभी भगवान ना करे अगर मान लो खो गए, वैसे बहुत इंसिडेंट में। हाँ, अब तो गाइड कर लेना, चुपचाप गाइड कर लेना, चुपचाप गाइड का हाथ पकड़ के चलना, कोई रात अंधेरा हो जाता है बहुत ज़्यादा अंदर बीच में, ठीक है। तो अगर मान लो खो जाओ तो एक रास्ता यह है कि जितने रास्ते मिले ऊपर चढ़ने की कोशिश करना, ऊपर जाने की, कि अल्टीमेटली आप छत पर पहुंच जाओगे, और छत पर पहुंचने के बाद साइड से बिल्कुल रास्ता नीचे की तरफ है वो। उस समय पहले जमाने में माँ बाप लोग डराते थे बच्चों को कि तो अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तुम्हें भूल भुलैया में छोड़ाएंगे, ये होता था। बाद में दिख के हमें कहा अब डराओ मत मुझे पता है मुझसे। पीएम नरेंद्र मोदी एंड पीएम ऑफ विच कंट्री? 2 पीएम हैं, मोदी जी और कौन से? सवाल तो पूछ लेने दो यार, केबीसी का सवाल पूछा नहीं गया, तूने जवाब पहले दे दिया। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। किन 2 देशों के बीच में? इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। शेख हसीना, ठीक है, आई थी उसमें, ठीक है। और बांग्लादेश के अंदर ये बढ़ रहा। अच्छा, ये करना चाहिए क्या इंडिया को, इस तरह के प्रोजेक्ट करने चाहिए इंडिया बाकी देशों के साथ? क्या फायदा इंडिया को? और क्या ना कि अगर इंडिया नहीं करेगा तो चाइना की एंट्री वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, बहुत ज़्यादा, मालदीव में। तो इंडिया की बड़ी मजबूरी रहती है कि अब इंडिया को भी अगर मैच करना है उस चाइना को, तो इंडिया को इन्वेस्टमेंट इस तरह करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि बगल में आपका हमन टोटा बिक जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे आप। Who has inaugurated नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज एट जैसलमेर हाउस इन न्यू दिल्ली? नालसा में नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया भाई? जस्टिस उमेश ललित। कौन है ये? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यू ललित, उदय उमेश ललित, ठीक है।
हाँ आप ये जजेस जज वाले ना, हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा सुनो तो, ये क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है इसका नालसा का? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुन लो। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा बन रही है, जिसका इनॉग्रेशन किया गया फॉर सिटीजन सर्विसेज। क्या मतलब है? यूयू ललित ने तो किया है, टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गरीब लोग हैं, जो महंगा मतलब कानून सुविधा नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ों को स्टार्ट किया जा रहा है। अब ये आपका जामनगर में स्टार्ट हुआ है, नासा ऑफिस विच वाज अर्लियर प्लेस इन जामनगर, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है इसको। तो ये बताओ, अच्छा मुझे 2-3 शब्द बताओ कि फ्री लीगल सर्विसेज का संविधान में कहां पर है? डीपीएससी में कोई आर्टिकल याद है? 39 का, हाँ ठीक है, 39 का, ठीक है, फ्री लीगल एड। और ये ओरिजिनल में बाद में आया था, मेन था कि, और इसीलिए आपका जो अगर किसी आतंकवादी को पकड़ लेंगे तो भी हमें देना पड़ता है, ठीक है, इसलिए देना पड़ता है, फ्री लीगल एड्स है आपका। अच्छा ये बताओ कि स्टेट ऑफ इंडिया, चलिए छोटी बात में तो पूरा कोलिजन पढ़ चुका हूँ मैं आपको, कोलिजन के बारे में तो ठीक। द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड L&T लार्सन एंड टोब्रो, ठीक है, कंसोर्शियम हैव बैग्ड ₹860 करोड़ डील फ्रॉम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड टू बिल्ड हाउ मेनी रॉकेट्स। अब ये ना थोड़ा सा ना सवाल करंट अफेयर्स का तो है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा और गहराई में जानने के लिए, क्या गिरा भाई? टूटा तो बचा तो नहीं? बचना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो सुनो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL ने L&T के साथ मिलकर लगभग 800 करोड़ की डील की, जिसमें वो कुछ रॉकेट्स बनाएगा, ठीक है। तो कितने बनाएगा? 5 रॉकेट, आई थिंक 5 रॉकेट्स हैं, ठीक है। अब ये देखो ना कि समझने वाला है कि इंडिया में भी अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्पेस इंडस्ट्रीज में घुस रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स आए हैं जो स्पेस स्टार्टअप्स हैं, मतलब वो अभी तो हमने क्या था कि खाना बनना स्टार्टअप या छोटे वाले चीजों के स्टार्टअप था, अब कह रहा है कि हम स्पेस स्टार्टअप है कि स्पेस में हम लोग काम करेंगे। तो इंडिया की कहीं ना कहीं अब उस तरह को एटीट्यूड हो रहा है, अभी बहुत इनिशियल लेवल पे है, लेकिन आप देखोगे कि कुछ आगे, क्योंकि हमने देखा उसको एलन मस्क को, उन कंपनी का नाम क्या है? स्पेसएक्स, जैसा लगा है स्पेसएक्स, और उनके रॉकेट का नाम क्या है? फैल्कन, ठीक है। वो क्या खासियत क्या है? वो जहाज रॉकेट जाएगा, ठीक है, वापस आके रीयूज कर सकते हैं इसको। अभी क्या होता है, ऊपर गया और ये भी चला गया, कॉस्टिंग बहुत बढ़ती थी, अभी गया वापस आता था, उसे रीयूज कर लो, तो कॉस्टिंग बच गई। हो ये रहा है कि नासा के सारे लगभग सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टेस्ला कर रहा है, सॉरी ये स्पेसएक्स कर रहा है, ठीक है। ये पूछा गया कि ये गलत तो नहीं है, तो इसमें देखो क्या है कि नासा जो है वो जो बहुत यूनिक चीजें होती हैं उनको बनाने के लिए एक्सपर्ट है। पहली बार जो कोई नहीं कर पाएगा तो हम करेंगे, और जब उस पर एक्सपर्टीज कर लेते हैं तो उसको हम आउटसोर्स कर देंगे। इंडिया सेम कॉन्सेप्ट पे आ रही है कि इंडिया का अगर मान लो मंगलयान या गगनयान पे जाना होगा तो इसरो करेगा, अपने रॉकेट तैयार करेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां छोटे रॉकेट्स भेजे जा सकते हैं, तो उनके खुद ना करके वो कंपनीज को या स्टार्टअप्स को पकड़ लेगा। इससे अपने ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, पैसा बचना शुरू हो जाएगा, और हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे अपने मेन काम के ऊपर, ठीक है, समझना इस बात को, ठीक है। इसीलिए ये चीजें जो है करियर, वहीं पर हमने अपना PSLV तैयार कर रखा है। आप वो करना क्या है, अपना इंडिया का जो भी ओरिजिन हुआ है, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, इनके बारे में थोड़ा जान लेना, कैसे कैसे हैं, इनका मतलब क्या रहे, ठीक है। पूरा ये GK का चीजें रहती हैं, डिटेल पढ़ लेंगे इसको हम लोग, ठीक है। और कौन कौन से हम लोगों के रॉकेट्स जो हमारे सैटेलाइट चल रही हैं इसके अंदर, ठीक है, इस पर ध्यान रखना, ठीक है। सैटेलाइट्स, इंसेक्ट, आज मौसम संबंधी कौन सा इंसेक्ट यूज कर रहे हैं हम लोग? मौसम संबंधी हाल फिलहाल में सवाल ये आया हुआ है, ये नोट कर लेना। हाल फिलहाल में हम लोग मौसम संबंधी कौन सा सैटेलाइट यूज कर रहे हैं? एक जमाने में इंसेक्ट 3B वगैरह हुआ करता है, जब दूरदर्शन चला करता था कि इंसेक्ट 3B की चित्रों से पता लगा है, लेकिन आजकल कौन सा ये पता करना है, ठीक है। क्योंकि एक चीज और सवाल आपको आएगा, एक आएगा नाविक। नाविक क्या है? नाविक, आपके मोबाइल में GPS होता है, हट के नाविक आ रहा है, आने वाला है हमारा अपना लोकल GPS। अब सवाल फिर से एक बार आएगा कि हमारा अगर लोकल नाविक है तो अमेरिका GPS कहाँ का है? अमेरिका का। यूरोप का क्या है?
रशिया का क्या है, चाइना का क्या है, जापान का क्या है, ये पढ़ना ही होमवर्क आप लोगों के लिए, ये एग्जाम सवाल आया हुआ है। और इंडिया ने क्यों जीपीएस बनाना मजबूरी पड़ गई, इसके पीछे कहानी और है कि वॉर के टाइम पर, कारगिल वॉर के टाइम पर हमने जीपीएस टेक्नोलॉजी अमेरिका की ले रहे थे। अमेरिका ने गद्दारी कर दी यहाँ पर, उन्होंने बोला कि हम जो है नहीं दे रहे आपको, जो एक हद, क्योंकि हद तक था इंडिया के बाहर अगर हमें चाहिए कि भाई पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई जगह पता लग जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसी समय के बाद से ये रहा कि अगर एट द टाइम ऑफ वॉर अगर हम अमेरिका या किसी और देश के पर इतने डिपेंड हो गए तो हमारा युद्ध तो ऐसे ही हार जाएंगे हम लोग। तो इन सब चीज़ों के लिए अपना जीपीएस, अपना जो है सिस्टम होना चाहिए। तो इंडिया पूरा ग्लोब को कवर करने की सोच रहा है, लेकिन अभी शुरुआत में लगभग कुछ 7-8 सैटेलाइट्स गए हैं, तो उससे अच्छा खासा जो साउथ एशिया का पूरा कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हम पूरे सैटेलाइट से पूरा वर्ल्ड कवर कर लेंगे, तो हम आराम से काम कर लेंगे। तो अभी चूंकि मोबाइल हिंदुस्तान में बनना शुरू हो गए, तो हिंदुस्तान में बनने में जितने मोबाइल हैं वहाँ पर इसमें नाविक आएगा उसके अंदर, ठीक है। कौन सा अभी पता, मुझे नहीं पता, आपको पता करना है, ठीक है। मैं तो मुझे क्वेश्चन याद आ जाता है ना, मैं वही डालता हूँ, क्वेश्चन याद आ जाता है। क्योंकि अच्छा इसको तो ये मत जोड़ना कि कौन सा, इससे और भी जो हाल फिलहाल में 4-5 साल में सैटेलाइट्स गए हैं उन सबके अपने अपने क्या काम है, वो भी उससे जोड़ के पढ़ना ना। जरूरी नहीं कि वो सेम सवाल पूछ लेगा, क्या पता आपसे वो कुछ ये पूछ ले कि फला सैटेलाइट गया तो उसका काम क्या है, फला सैटेलाइट का काम क्या है। वो पूछा भी गया है कि रिमोट सेंसिंग किसका काम है, या वेदर के बारे में किसका काम है, ठीक है, डिफेंस के लिए कौन सा काम है, ये समझना इस बात का। क्या लिखा है, वेदांत पटेल ऑफ इंडियन ओरिजिन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग प्रिंसिपल डिप्टी स्पोक्स पर्सन ऑफ विच कंट्री स्टेट डिपार्टमेंट। अमेरिका के बने हैं वेदांत जो हैं, अमेरिका नहीं रशिया के बने हैं, ठीक है, रशिया के हैं। नहीं, व्हाइट हाउस में यार गलत दिख दिया, अमेरिका होना चाहिए, व्हाइट हाउस की फोटो लगी है, ठीक है, वहां पे गलत हो गया, ये ए यहाँ पे ए होना चाहिए, डी है गलत, ठीक है, यहाँ पे ए होना चाहिए। Who was the principal deputy spokesperson of U.S. Department of State has becoming first Indian American to hold daily State Department press briefing। अब जैसे कि यहाँ से ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो NRIs, जो इंडियन ओरिजिन के लोग, इंडियन डायस्पोरा जो कि अमेरिका, यूरोप, बाकी जगह पर इस तरह पॉलिटिकल पावरफुल होते चले जा रहे हैं, ये इससे सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो रही है, इससे हम लोग बेहतर डील कर पा रहे हैं। जैसे कि इजरायली करते ना, सबसे ज़्यादा यहूदी अमेरिका में है, 30-35% से ज़्यादा यहूदी जो है, जितने टॉप लेवल पे उनके बैंक वैंक सब में उनका राज है, ठीक है। इसलिए अमेरिका कभी भी इजराइल का विरोध नहीं कर पाता है, सारे लोग तो वही है। इंडिया की हालत यही है, इंडिया के जितने भी आईटी सेक्टर के अंदर यही काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट पावर और कहते हैं हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का फर्क क्या होता है। हार्ड पावर मिलिट्री पावर, सॉफ्ट पावर कल्चरल पावर, इस तरह का इन्वॉल्वमेंट सब कुछ है। तो जो एक जनरेशन ने तो मेहनत की है, दूसरी जनरेशन जो अब राइज करके आ रही है वो पॉलिटिकल, हाँ जाता है ICJ में, इंडिया का हर जगह जाती है भाई, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आज GS3 में आएगा। मैं सोचते रहना कि क्या क्या मतलब उसको तो पढ़ेंगे डायस्पोरा के ऊपर, लेकिन चीज़ों को समझते रहना किस तरह से बेनिफिट है हमारा हो सकता है कि हमारे संबंध इनसे बेहतर बने। विद विच टीम हैज इंडिया बीन पूल्ड फॉर वर्ल्ड कप हॉकी। खैर सवाल इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो सर, यार पढ़ लेना, ये अलग अलग है। हमारा पूल कौन सा है, इंडिया, वेल्स, स्पेन, इंग्लैंड, वेल्स, चिली, हॉकी वाले में ना। और हाँ सवाल क्या है, सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ हो रहा है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला, ठीक है। या कहाँ पर राउरकेला, कहाँ पर, सॉरी स्टेडियम, ठीक है ना, स्टेडियम का नाम है, सॉरी ये देखो भुवनेश्वर और राउरकेला 2 जगह पे हो रहा है। ये भुवनेश्वर में गलत क्यों पढ़ रहा हूँ, एक मेंस वर्ल्ड कप 2023 में हॉकी होने वाला है, भुवनेश्वर और राउरकेला में 2 जगह पे होगा। आपको पता है इंडियन हॉकी टीम को पूरा स्पॉन्सर करना और संभालना और जो राइज हुआ दोबारा से, उसमें उड़ीसा सरकार का बहुत बड़ा रोल है। उड़ीसा सरकार ने एक तरह से गोद लिया हॉकी को और पूरा पाल पोस के बड़ा करके उसको बेहतर स्थिति में ला दिया कि हम लोग ओलंपिक में मेडल जीत पाए। तो यहां तक कि इंडिया का जो जर्सी है वो उसको भी स्पॉन्सर उड़ीसा करती है। जितने वर्ल्ड कप हाल फिलहाल में 5-7 साल में जो टूर्नामेंट्स हुए हैं लगभग भुवनेश्वर में ही हुए हैं वो, ठीक है। अब जाके थोड़ा राउरकेला में जा रहे हैं। राउरकेला कहाँ पर है, वो भी उड़ीसा में ना, राउरकेला भी उड़ीसा में है, सॉरी मतलब बिहार निकल रहा मुझसे, उड़ीसा में है, ठीक है। स्टरलाइट पावर्स मुंबई ऊर्जा मार्ग ट्रांसमिशन लिमिटेड हैज कमीशन 400 kV
क्या है, बनसकांठा, कंसारी और वदावी ट्रांसमिशन लाइंस इन विच स्टेट, अरे बाप रे बाप, पढ़ लेना यार, कोई खास नहीं है, गुजरात में है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। Which state government has launched an ambitious scheme of to provide 100 days of employment to needy family in urban areas on the lines of मनरेगा? जैसे मनरेगा क्या है, इसमें कौन सा है, एक आपका राजस्थान दो, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। पर जिस तरह से मनरेगा की वजह से ग्रामीण में लोगों को 100 दिन का काम मिल जाता है, उस तरह शहरों के लिए भी है, उन परिवारों को लगभग 100 दिन का रोजगार प्रदान करेगा। कौन? राजस्थान। बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है। हम लोग गरीबों की बात करते हैं, सिर्फ गरीब जो है वहां नहीं होते, गांव में, शहर में भी उससे बड़े गरीब होते हैं। शहर की गरीबी दिखती नहीं है। वैसे आज से कुछ साल पहले पिक्चर देखा करता था अमेरिका की, तो उसमें पता है कोई अमेरिकन हो, वो गिटार बजा रहा है और भीख मांग रहा है, तो समझ में आता है यार ये क्या मतलब है, गिटार बजा के भीख मांग रहा है, अगर इतना ही ये हीरो है तो, और टोपी भी पहने हुए, हैट पहने हुए, भूखा है, या उसके पास कार होती थी, वो कहाँ ट्रैवल कर रहा है, कार में ट्रैवल कर रहा है, वो भीख मांग रहा है, उस कार में रहता है। और ये बात ज़्यादा नहीं, आज से 25 साल पहले से की बात, लेट 90s की बात है, जब मैं थोड़ा छोटा ही था, मैं पेपर पढ़ता था मैं। अब मुझे एहसास होता है कि चीज़ें कि गरीबी का मतलब फटे कपड़े पहनकर सिर्फ भीख मांगना नहीं होता, आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो नीचे आ जाना भी बाकी लोगों के कंपेयर, वो भी एक गरीबी ही है। आज हमारे देश में देखो कि गरीब एक अलग टाइप गरीब हो रहे हैं, मोबाइल उनके पास होगा, स्मार्टफोन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ, हाँ, लेकिन जाकर पैसा नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो गरीबी भी थोड़ा सा उसका स्वभाव चेंज हो गया, अलग तरह दिख रही है, स्ट्रक्चर नहीं पता, स्टाइल चेंज हो गया उसमें, तो गरीबी की तरीका नहीं। गरीबी क्या भाई, गरीबी रिलेटिव होगी ना, कि भाई एक तो गरीबी होती है कि बिल्कुल ही आप अपना पेट ना भर पाओ, जैसे कि हम लोगों ने उसकी बात करते हैं ना, क्या नाम है, गरीबी रेखा की बात करते हैं। तो गरीबी रेखा का एक तो इकोनॉमिक्स की आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा कि गरीबी रेखा होती क्या है। तेंदुलकर कमेटी, फलाना कमेटी सब आई हैं, उन्होंने क्या बोला कि कैलोरीज के ऊपर, कि अगर आप शहर में रह रहे हो तो इतनी कैलोरीज तो मतलब इतना तो खाना खाओ आप। फिर एक दूसरे रंगराजन कमेटी आई, उन्होंने बोला कि नहीं जी, एक गांव, एक शहर का बंदा अगर 34-35 रुपए खर्चा कर पा रहा है पर डे, अगर उससे नीचे है तो गरीब है, उससे ऊपर है तो अमीर है, 34-35 रुपए खर्चा कर पा रहा है। अब यार तो आप 34 रुपए खर्चा ही नहीं कर पा रहे हो, तब तो अलग ही कहानी है, लेकिन मान लो आप 50 रुपए खर्चा कर पा रहे हो, तो बहुत ज्यादा तो आप नहीं खर्चा कर पा रहे हो, तो कहने को तो गरीब होगा, लेकिन वो गरीबी रेखा के तो ऊपर ही होगा वो। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको मैं, हम लोग क्या करते हैं, ये गरीबी रेखा हो गई, पॉवर्टी लाइन हो गई, ठीक है, ये लाइन हो गई गरीबी की रेखा हो गई, कि भाई 34 रुपए से कम खर्चा करने वाला नीचे आ जाएगा। तो हमने एक बोल दिया कि हिंदुस्तान के अंदर मात्र 27% लोग जो है वो गरीब है, ये बोल दिया, पेपरों में आता है मात्र 27% लोग जो है गरीब है। लेकिन जब आप डिटेल्स में जाओगे, कहते हैं ना डेविल लाइज इन डिटेल, तो पता लगेगा कि माना ठीक है 27% तो ये लोग हैं, ये हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहां पर हैं, और ये तबका बहुत ज्यादा है जो टेक्निकली पॉवर्टी लाइन से तो ऊपर है, बट सचमुच इनकी हालत बहुत खराब है। अब ठीक है, आपने कहा कि यहां पर 34 रुपए खर्चा, ये बेचारा 40 रुपए खर्चा कर पा रहा है, तो अब इसमें कितना फर्क हो जाएगा बताओ। लेकिन चूंकि मैथमेटिकली रूप पे हमें कुछ बताना पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को दिखाना जरूरी है, फंडिंग आ रही है वहां से, बाकी जगह से ग्रांट आती है, तो आप देखना जब भी हर 10 साल के बाद सरकार, चाहे कोई सरकार हो, कोशिश करेगी कि गरीबी अपने आप कम ही दिखाए, कम दिखाएगी चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि उसे दिखाना पड़ता है कि जो पैसा हमने लिया उसने कुछ काम किया। हाँ, मिल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है तो काम पैसा भी नहीं मिलेगा फिर आपको। तो आप देखना पहले वो था, आज से 40% लोग गरीब थे, करते करते 27% पे आ गए। अब उसमें कैलकुलेशन की आप किस तरह कैलकुलेट करो ये भी पॉइंट है, और आपने जबरदस्ती दिखाया वो भी। तो असल में ये बैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तबका जो कि बहुत गरीब है, इनको भी काउंट करो गरीबी के अंदर, जो पॉवर्टी लाइन से तो ऊपर है। तो कहने के 27% प्लस मान लो हो सकता है 20% और लोग होंगे जो कि सचमुच गरीब बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। इससे सरकार योजनाएं बनाती है, बीपीएल के लिए अलग बनाती है, ठीक है, एक थोड़ा सा ऊपर वाले अलग बना देती है। आपको पता ना वो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से उसने ये बोला कि आपको सस्ता राशन मिलेगा, ये पता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट ये करता है कि आपको राशन सस्ता मिलेगा, 5 रुपए किलो का राशन मिलेगा आपको, देखिए ना, चावल गेहूं। फिर मोदी जी आए, उन्होंने कोरोना के टाइम पे फ्री राशन दिया,
ठीक है, तो आपको ये समझ जरूरी है कि एक्ट के माध्यम से जो चीजें मिलती हैं उसमें और योजनाओं के माध्यम से जो चीजें मिलती हैं उसमें क्या फर्क है। एक्ट का मतलब है कि कानून, अगर आप भूखे मर रहे हो, अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप सरकार को खिलाफ केस कर सकते हो, सरकार मुझे दो। सरकार ने बाउंड किया, और जब 2013 में मनमोहन सरकार थी, जब सरकार ने ये कानून लाया तो अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, क्योंकि सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं अपने देश के किसी भी लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, 5 रुपए का राशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा सरकार। और जब ये जारी जो दूसरी तरह से कोरोना वाला आया तो उसमें कोई आप क्लेम नहीं कर सकते, वो तो योजना के तहत है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तभी क्या हुआ, चुनाव जब होगा तो ज्यादा मिलेगा, चुनाव खत्म हो जाएगा तो कम मिलेगा, ये हो जाती है। ठीक है, तो एक्ट इसलिए ये समझाने का पर्पस था कि एक्ट और योजनाओं के तहत मिलने वाली चीजों में क्या फर्क है। ठीक है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट आपके पास खत्म हो गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेशनल लीगल आ गया फिर से, यूजुअल नहीं, नेशनल लीगल सर्विस नालसा के अध्यक्ष कौन है, उद्घाटन उन्होंने किया था ललित ने, लेकिन इसके अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ है, इनके पापा भी CG वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, DY चंद्रचूड़ है ये। ठीक है, बस खत्म हो गया। हाँ अरे अब क्या बोले, मोबाइल बंद कर दो।